ये आदमी बड़ी सावधानी से प्लास्टिक विस्फोटक तैयार करता है और फिर उसे पेंट रोलर की मदद से छत पर एक परफेक्ट चौकोर आकार में लगाना शुरू कर देता है। उस छत के ठीक ऊपर रखा था $35 मिलियन का सोना। जैसे ही सारी तैयारी पूरी होती है, वह डेटोनेटर एक्टिव कर देता है। अगले ही पल धमाके से दिन दहाड़े सिक्योरिटी की आंखों के सामने से पूरी की पूरी तिजोरी गायब हो जाती है। नीचे उसके साथी पहले से तैयार बैठे थे। वे तेजी से हरकत में आते हैं, तिजोरी को मोटरबोट पर लादते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। जब तक सुरक्षा बलों को समझ आता कि हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे तुरंत पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पुलिस जिस तिजोरी का पीछा कर रही थी, वह सिर्फ एक चाल थी। असली तिजोरी तो नदी की गहराइयों में चुपचाप छिपी हुई थी। नदी के तल में जॉन नाम का मास्टर लॉक एक्सपर्ट भारी पानी के दबाव के बीच तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ उसके साथी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि पुलिस की पूरी फोर्स उनकी तरफ बढ़ रही है और उनके पास सिर्फ 7 मिनट का समय बचा है। जॉन पूरी ताकत और अनुभव के साथ लॉक की जटिल परतों को समझने में जुट जाता है और आखिरकार केवल 3 मिनट के अंदर वह असंभव दिखने वाला कारनामा कर दिखाता है। तिजोरी खुलते ही सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। अंदर सोने की चमचमाती ईंटों का विशाल खजाना रखा हुआ था। उनकी सुनहरी चमक अंधेरे पानी में भी अलग ही रोशनी बिखेर रही थी। समय बहुत कम था, इसलिए पूरी टीम तेजी से सोना खास बैग्स में भरने लगती है। हर कोई जानता था कि 1 सेकंड की देरी भी उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। कुछ ही मिनटों में वे जितना संभव था उतना सोना लेकर वहां से निकल जाते हैं। जब पुलिस आखिरकार वहां पहुंचती है, तब तक चोर उनके नाक के नीचे से करोड़ों का सोना लेकर गायब हो चुके थे। उधर टीम का एक और सदस्य रॉब पुलिस को नहरों के जाल में उलझाकर उनका ध्यान भटका रहा था। वह उन्हें लगातार अलग अलग रास्तों पर घुमाता रहा ताकि बाकी साथी सुरक्षित निकल सकें। फिर उनकी प्लानिंग का अगला हिस्सा शुरू होता है। 2 बोट धीरे धीरे नदी के बीच आकर रास्ता रोक देता है। रॉब सही समय पर अपनी बोट घुमाकर निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे आ रही पुलिस की नाव सीधे रेत से भरे जहाज में जा फंसती है और इसी के साथ पुलिस का पीछा यहीं खत्म हो जाता है। सफल चोरी के बाद पूरी टीम बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। चारों तरफ जमा देने वाली ठंड थी, लेकिन उनके दिलों में जीत की गर्मी उससे कहीं ज्यादा थी। आखिर उन्होंने बिना एक भी गोली चलाए $35 मिलियन का सोना चुरा लिया था। लेकिन उसी खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा था जो बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा था। वह था स्टीव। जहां बाकी लोग जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसके मन में कोई खतरनाक प्लान पहले से ही तैयार हो। कुछ देर बाद पूरी टीम सोना लेकर पहाड़ से नीचे उतरती है और उसे बांटने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी किस्मत एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। जैसे ही वे एक विशाल बांध के पास पहुंचते हैं, अचानक 2 गाड़ियां सामने और पीछे आकर उनकी गाड़ी को घेर लेती हैं। कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह फंस चुके थे और तभी सामने आता है सबसे बड़ा झटका। स्टीव ने पूरी टीम के साथ विश्वासघात कर दिया था, क्योंकि स्टीव उसे अकेले हड़पना चाहता था। जॉन गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन स्टीव के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वह बिना एक पल गंवाए गोली चला देता है। अचानक हुई इस घटना से हर कोई शॉक हो जाता है। हालात को समझते हुए रॉब तुरंत फैसला लेता है और गाड़ी को सीधे बर्फीली झील की तरफ मोड़ देता है। अगले ही पल गाड़ी नियंत्रण खो देती है और झील के अंदर जा गिरती है। पानी के भीतर गाड़ी तेजी से गहराई में डूबने लगती है, लेकिन स्टीव अभी भी नहीं रुकता। वह झील के किनारे खड़ा होकर लगातार गोलियां बरसाता रहता है। उसका इरादा साफ था, वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। फिर अचानक जॉन की लाश पानी की सतह पर तैरती हुई दिखाई देती है। यह देखकर स्टीव को यकीन हो जाता है कि बाकी सभी लोग भी झील की गहराइयों में दफन हो चुके हैं। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है और वह सोना लेकर वहां से चला जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि गाड़ी में मौजूद इमरजेंसी ऑक्सीजन टैंकों की वजह से चार्ली और उसके साथी किसी तरह मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं। लेकिन इस हादसे में वे अपने सबसे भरोसेमंद साथी जॉन को हमेशा के लिए खो चुके थे। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं, चार्ली जॉन की लाश को अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उस दिन चार्ली ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। वह स्टीव को उसके विश्वासघात की कीमत जरूर चुकवाएगा। और देखते देखते 1 साल बीत जाता है और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उन्हें स्टीव का ठिकाना मिल ही जाता है। लेकिन अब एक नई समस्या उनके सामने खड़ी थी। स्टीव ने चुराया हुआ सारा सोना एक बेहद आधुनिक और अत्याधुनिक तिजोरी में छिपा रखा था। उसे खोलना किसी आम चोर के बस की बात
नहीं थी। तभी चार्ली को जॉन की बेटी स्टेला याद आती है। स्टेला ने अपने पिता की तरह तिजोरियां खोलने की कला विरासत में पाई थी। जब चार्ली उसे अपने पिता की मौत और स्टीव के विश्वासघात के बारे में बताता है तो स्टेला बिना एक पल गंवाए इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन चार्ली स्टेला को अपनी टीम के बाकी सदस्यों से मिलवाता है। सबसे पहले वह उसे लायल से मिलवाता है। लायल कंप्यूटर और हैकिंग की दुनिया का जीनियस था। इसके बाद स्टेला की मुलाकात लेफ्ट ईयर से होती है। विस्फोटकों का यह एक्सपर्ट बचपन से ही चीजों को उड़ाने का शौकीन था। फिर सामने आता है हैंडसम रॉब, टीम का सबसे बेहतरीन ड्राइवर। उसकी ड्राइविंग स्किल्स इतनी जबरदस्त थीं कि पुलिस की सबसे खतरनाक रेस भी उसके सामने बेकार साबित हो जाती थी। टीम के इन रंग बिरंगे सदस्यों को देखकर स्टेला समझ चुकी थी कि ये लोग आम चोर नहीं बल्कि अपने अपने काम में मास्टर थे। कुछ समय बाद पूरी टीम स्टीव की आलीशान विला के बाहर पहुंचती है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वे वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। पूरी विला हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से घिरी हुई थी। हर कोने पर हथियारबंद गार्ड तैनात थे और सुरक्षा कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे थे। इतना ही नहीं, विला के अंदर 2 बेहद खतरनाक गार्ड डॉग्स भी मौजूद थे। और तभी अचानक स्टीव बाहर निकलता है। उसे देखकर चार्ली का खून खौल उठता है। स्टीव बेहद सतर्क नजर आ रहा था। वह एक भारी सूटकेस लेकर अपनी कार में बैठता है और वहां से निकल जाता है। टीम चुपचाप उसका पीछा करती है। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि स्टीव एक ज्वेलरी स्टोर में दाखिल होता है। तभी चार्ली को समझ आता है कि स्टीव धीरे धीरे चोरी किए गए सोने को बेचने की कोशिश कर रहा है। अब टीम को पता चल चुका था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारा सोना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। चार्ली तुरंत सभी को इकट्ठा करता है और मिशन का पहला लेवल समझाता है। सबसे पहले उन्हें किसी तरह स्टीव के घर के अंदर घुसना था, वहाँ की तस्वीरें लेनी थी और उसके सिक्योरिटी सिस्टम तक पहुँच बनानी थी। ये सुनकर बाकी लोगों को यह मिशन लगभग नामुमकिन लगने लगता है, लेकिन लायल के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई भी दीवार ऐसी नहीं है जिसे वह पार न कर सके। अगले दिन लायल और रॉब एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बाहर नजर रखने लगते हैं। उनकी नजर एक महिला टेक्नीशियन पर थी जिसका नाम पैच था। प्लान बेहद सरल लेकिन खतरनाक थी। उन्हें कंपनी की यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड और रिपेयर ट्रक चाहिए था। रॉब अपनी पुरानी कला का इस्तेमाल करता है और कुछ ही समय में वह पैच का भरोसा जीत लेता है। आखिरकार वह बड़ी आसानी से ट्रक की चाबी हासिल कर लेता है। इसके बाद स्टेला कंपनी की यूनिफॉर्म पहनती है और खुद को असली टेक्नीशियन की तरह तैयार कर लेती है। उधर लेफ्ट ईयर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके जानबूझकर स्टीव के नेटवर्क कनेक्शन को खराब कर देता है। कुछ ही मिनटों में विला के सिक्योरिटी कैमरे बंद हो जाते हैं और पूरे सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। स्टीव तुरंत अपने गार्ड्स को टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से संपर्क करने का आदेश देता है। यही तो टीम चाहती थी। अब जाल पूरी तरह बिछ चुका था। स्टेला ट्रक लेकर स्टीव की विला की ओर बढ़ती है, जबकि बाकी सदस्य दूर बैठकर उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। चार्ली उसके शरीर पर एक बेहद छोटा कैमरा लगा देता है ताकि वे अंदर की हर चीज देख सकें। साथ ही उसे एक खास जिम्मेदारी भी दी जाती है। उसे किसी भी कीमत पर तिजोरी का पता लगाना था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ विला के गेट तक पहुंच जाती है। गार्ड उसके आईडी कार्ड की जांच करते हैं, लेकिन स्टेला इतनी सफाई से अपना किरदार निभाती है कि किसी को जरा भी शक नहीं होता। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। विला के अंदर मौजूद दोनों खूंखार गार्ड डॉग्स तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ते हैं और खिड़कियों पर झपटने लगते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसका भेद खुलने वाला है, लेकिन ठीक उसी समय स्टीव वहां पहुंच जाता है और कुत्तों को पीछे हटने का आदेश देता है। स्टेला राहत की सांस लेती है और स्टीव ने जैसे ही स्टेला को करीब से देखा वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़की उसको बर्बाद करने वाली है। विला के अंदर पहुंचते ही स्टीव अपने आलीशान घर का दिखावा करने लगता है, जबकि स्टेला हर कोने को बड़ी बारीकी से देख रही थी। कुछ देर बाद वे स्टीव के ऑफिस में पहुंचते हैं। यही वह मौका था जिसका स्टेला इंतजार कर रही थी। वह चुपके से ऑफिस के बगल वाले छोटे कमरे का दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी नजर सीधे उस तिजोरी पर पड़ती है जिसमें चोरी किया गया सारा सोना छिपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ देख पाती, स्टीव तुरंत वहां पहुंच जाता है और फौरन दरवाजा बंद कर देता है। हालांकि स्टेला भी कम चालाक नहीं थी। वो काम करने के बहाने से उस कैमरे की मदद से हर जरूरी चीज रिकॉर्ड कर चुकी थी। मिशन लगभग सफल हो चुका था। कुछ देर बाद स्टेला बाहर निकल जाती है और
टीवी और सिक्योरिटी सिस्टम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही स्टेला वहाँ से जाने लगती है, स्टीव उसे डिनर के लिए आमंत्रित कर देता है। अपने पिता के हत्यारे को सामने देखकर स्टेला के अंदर गुस्से का तूफान उठ रहा था, इसलिए वह न तो सीधे मना करती है और न ही तुरंत हाँ करती है। उधर टीम के बेस पर लायल रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज का इस्तेमाल करके पूरी विला का डिजिटल नक्शा तैयार कर लेता है। लेकिन तभी एक नई चुनौती सामने आती है। तिजोरी और मैन डोर के बीच काफी लंबी दूरी थी। लगभग 1 टन भरी तिजोरी को हाथों से उठाकर बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन था। कुछ देर तक सभी इस समस्या का हल खोजते रहते हैं। तभी लायल माप लेकर एक दिलचस्प जानकारी देता है। विला का गलियारा ठीक 6 फीट चौड़ा था। ये सुनते ही चार्ली के दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। अगर गलियारा इतना चौड़ा है तो उसमें एक मिनी कूपर कार आराम से अंदर जा सकती है। वे तुरंत मिनी कूपर में 1 टन वजन भरकर उसकी जांच शुरू कर देते हैं। शुरुआती नतीजे शानदार दिखाई देते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी कमी सामने आती है। कार का सस्पेंशन इतना मजबूत नहीं था कि वह भारी सोने का वजन संभाल सके। इसीलिए रॉब एक खास कार एक्सपर्ट को ढूंढ निकालता है। उसका काम था इन छोटी कारों को असली राक्षसों में बदलना। कुछ दिनों की मेहनत के बाद मिनी कूपर पूरी तरह बदल चुकी थी। उधर स्टीव अपनी आने वाली बर्बादी से पूरी तरह अनजान था। स्टेला को पटाने के लिए वह दोबारा सोना बेचने निकलता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। सौदे के दौरान ज्वेलरी दुकान का मालिक गलती से वेनिस का जिक्र कर देता है। यह सुनते ही स्टीव का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि जिन सोने की ईंटों को वह बेच रहा था उन पर बनी खास निशानी सीधे उस मशहूर चोरी से जुड़ी हुई थी। अब उसे डर था कि कहीं यह आदमी उसका राज दुनिया के सामने न खोल दे, और इसी डर में वह एक बेहद खतरनाक फैसला ले लेता है। वह बेरहमी से ज्वेलरी दुकान के मालिक की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद स्टीव तेजी से सोना और नकदी समेटने लगता है। उसका इरादा अब शहर छोड़कर भाग जाने का था, लेकिन तभी दुकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। घबराकर स्टीव अपने सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाता है और पीछे के रास्ते से फरार हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद दुकान के अंदर एक आदमी दाखिल होता है। वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक माफिया बॉस था। मरा हुआ इंसान उसका रिश्तेदार था। अपने आदमी की लाश देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत उन लोगों की तलाश शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चार्ली की मिनी कूपर्स पूरी तरह तैयार हो चुकी थीं। उनके इंजन, सस्पेंशन और बॉडी को इस तरह मॉडिफाई किया गया था कि वे किसी रेसिंग मशीन से कम नहीं लग रही थीं। अब टीम के पास प्लान भी था और जरूरी साधन भी, और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। जैसे ही स्टीव अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर स्टेला से मिलने निकलता है, चार्ली और उसकी टीम 3 मिनी कूपर्स में बैठकर उसकी विला की ओर बढ़ जाती है। लेकिन किस्मत एक बार फिर उनके रास्ते में आ खड़ी होती है। विला के पास पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि पड़ोसी एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद थे। मजबूरन उन्हें मिशन रोकना पड़ता है। उधर स्टेला भी मुश्किल में फंस चुकी थी। वह स्टीव के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन प्लान को बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रेस्टोरेंट में दोनों आमने सामने बैठे थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान स्टेला से एक छोटी सी गलती हो जाती है। वह अनजाने में ऐसी बात कह देती है जो उसके पिता जॉन अक्सर कहा करते थे। यह सुनते ही स्टीव का चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में अचानक शक दिखाई देने लगता है। उसे याद आ जाता है कि बिल्कुल यही बात उसने पहले भी किसी से सुनी थी, और वह कोई और नहीं, जॉन था। स्टेला समझ जाती है कि मामला बिगड़ सकता है। वह तुरंत अपनी सूझबूझ दिखाती है और मेज पर रखी वाइन की बोतल गिरा देती है। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है, और तभी रेस्टोरेंट में पहले से मौजूद चार्ली और उसके बाकी साथी एक एक करके सामने आने लगते हैं। अब स्टीव चारों तरफ से घिर चुका था। जैसे ही स्टीव की नजर चार्ली और उसकी टीम पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। कुछ पल के लिए पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। चार्ली की आंखों में अब भी अपने दोस्त जॉन की मौत का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन स्टीव हमेशा की तरह घमंडी अंदाज में उन्हें उकसाने की कोशिश करता है। लेकिन चार्ली जानता था कि अभी भावनाओं में बहने का समय नहीं है। वह सीधे स्टीव की आंखों में देखकर साफ कर देता है कि जिस सोने के लिए उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया था, वह जल्द ही वापस उनके पास होगा। लेकिन स्टीव के चेहरे पर जरा भी डर दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह चार्ली को बहुत अच्छी तरह जानता। उसे विश्वास था कि चार्ली अब अपना सबसे बड़ा हथियार खो चुका है, यानी जॉन एल। स्टीव को लगता था कि अब उसकी हर चाल पर नजर रखी जा रही है, इसलिए चार्ली कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि चार्ली पहले से कई कदम आगे सोच चुका था। उसी दौरान लायल गुप्त रूप से स्टीव और उसके गार्ड्स की बातचीत सुन रहा था, और तभी उसे एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्टीव बहुत जल्द तिजोरी को एयरपोर्ट ले जाकर शहर छोड़ने वाला था। यह खबर सुनकर बाकी सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, लेकिन चार्ली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह काफी समय से इस बात को लेकर परेशान था कि आखिर स्टीव की विला में गुस्सा कैसे जाए। अब समस्या खुद उसके पास चलकर आ रही थी। चार्ली तुरंत फैसला करता है कि हमला विला में नहीं बल्कि रास्ते में किया जाएगा। हालांकि रॉब को यह प्लान जोखिम भरा लगता है। एयरपोर्ट
तक पहुंचने के लिए कई रास्ते मौजूद थे और उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि स्टीव कौन सा रास्ता चुनेगा। लेकिन चार्ली पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि रास्ता स्टीव नहीं चुनेगा, रास्ता वे चुनेंगे। दरअसल लायल पहले ही लॉस एंजलिस के ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में घुस चुका था। अब पूरे शहर की ट्रैफिक लाइट्स उनके नियंत्रण में थीं। योजना बेहद शानदार थी। वे सभी रास्तों को जाम कर देंगे और स्टीव के काफिले को मजबूर कर देंगे कि वह उसी रास्ते से गुजरे जो उन्होंने पहले से चुन रखा था। उधर लेफ्ट ईयर चुपके से उस सुरंग में बॉम्ब लगा देता है जहां से काफिले को गुजरना था। लायल रेलवे स्टेशन में अपना कंट्रोल सेंटर बनाता है और शहर के चौराहों पर लगे कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। वहीं टीम का नया सदस्य एक ट्रक लेकर सड़क किनारे तैयार खड़ा रहता है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद कर सके। अब सभी अपनी अपनी जगह पर थे, बस स्टीव के निकलने का इंतजार था। कुछ समय बाद आखिरकार स्टीव सड़क पर दिखाई देता है, लेकिन उसे देखकर पूरी टीम हैरान रह जाती है। स्टीव ने अपनी सुरक्षा के लिए एक बेहद चालाक रणनीति अपनाई थी। उसने एक नहीं बल्कि 3 एक जैसी बख्तरबंद गाड़ियां सड़क पर उतार दी थीं। ऊपर से वह खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा था। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। तीनों गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनमें से केवल एक में $35 मिलियन का सोना मौजूद था। हालांकि चार्ली के लिए यह भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लायल कैमरों की फुटेज को देखना शुरू कर देता है। वह हर गाड़ी की स्पीड, वेट और मूवमेंट पर नजर रखता है। कुछ ही सेकंड में उसे एक जरूरी अंतर दिखाई देता है। एक गाड़ी बाकी दोनों की तुलना में थोड़ा अलग थी। टीम तुरंत उस बख्तरबंद गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देती है। इसके बाद लायल अपने प्लान का अगला पार्ट शुरू करता है। वह ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में घुसकर पूरे इलाके की ट्रैफिक लाइट्स बदल देता है। कुछ ही पलों में शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन जिस रास्ते को चार्ली ने चुना था, वहाँ की सभी लाइट्स लगातार हरी रखी जाती हैं। स्टीव का काफिला बाकी रास्तों से बचते हुए उसी सड़क पर मुड़ जाता है। उसी समय लायल को पता चलता है कि मेट्रो ट्रेन अभी स्टेशन से निकली है और अगली ट्रेन आने में सिर्फ 90 सेकंड बाकी हैं। चार्ली तुरंत आदेश देता है और पूरी टीम अपनी मिनी कूपर्स घुमाकर बिजली की रफ्तार से मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ पड़ती है। कुछ ही पलों में वे स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। उन्हें मेट्रो ट्रेन से पहले सुरंग के अंदर पहुंचना था। मिनी कूपर्स प्लेटफॉर्म पर हवा की तरह दौड़ रही थीं, जबकि दूसरी तरफ मेट्रो ट्रेन भी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। और फिर आखिरी सेकंड में मिनी कूपर्स पागल घोड़ों की तरह ट्रेन के सामने से निकलती हुई सुरंग के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक उसी पल लायल अपने कंप्यूटर पर आखिरी कमांड एंटर करता है। मेट्रो ट्रेन तुरंत स्टेशन पर आकर रुक जाती है और पूरे ट्रैक की बिजली काट दी जाती है। विशाल ट्रेन सुरंग के सामने इस तरह खड़ी हो जाती है कि अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को दिखाई ही नहीं दे सकता था। उधर तीनों मिनी कूपर्स चीते की रफ्तार से अंधेरी सुरंग के अंदर दौड़ रही थीं। कुछ ही पलों में वे तय जगह पर पहुंच जाती हैं और अपने असली शिकार का इंतजार करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीव हेलीकॉप्टर में बैठा पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा था। जब उसने देखा कि पूरे शहर में अचानक अजीब तरीके से ट्रैफिक जाम होने लगा है, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि इसके पीछे लायल का हाथ है। इसीलिए वह लगातार अपने काफिले पर नजर बनाए रखता है। जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी तय जगह पर पहुंचती है, लायल ट्रैफिक सिग्नल को लाल कर देता है। गाड़ी मजबूरन रुक जाती है और अगले ही पल एक झटके में वह बख्तरबंद गाड़ी उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। वह घबराकर तुरंत अपने आदमियों को तलाश शुरू करने का आदेश देता है, लेकिन जब उसके गार्ड्स मेट्रो स्टेशन तक पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुरंग का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। ये खबर सुनते ही स्टीव के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसका सबसे कीमती खजाना अब उसके हाथों से निकल चुका है। उधर सुरंग के अंदर रॉब बिना समय गंवाए बख्तरबंद गाड़ी के अंदर आंसू गैस छोड़ देता है। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी समय चार्ली पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। अब बस तिजोरी निकालनी बाकी थी, लेकिन जैसे ही स्टेला तिजोरी को देखती है उसका चेहरा रंग उड़ जाता है। ये वही तिजोरी नहीं थी जिसे उसने स्टीव के घर में देखा था। स्टीव ने आखिरी समय में तिजोरी बदल दी थी। अब उनके सामने एक बिल्कुल अलग और ज्यादा खतरनाक मॉडल मौजूद था। स्टेला को कुछ ही पलों में समझ आ जाता है कि इस तिजोरी में ग्लास रिलॉकर सिस्टम लगा हुआ है, यानी अगर उन्होंने ड्रिल का इस्तेमाल किया और अंदर मौजूद कांच टूट गया तो तिजोरी हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी और फिर करोड़ों डॉलर का सोना हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वही पुराना तरीका जो स्टेला के पिता जॉन इस्तेमाल किया करते थे, मैनुअल लॉक को खोलना। स्टेला पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगने लगा कि शायद वह यह नहीं कर पाएगी। हर किसी की नजर सिर्फ स्टेला पर टिकी हुई थी, लेकिन इसी सबसे महत्वपूर्ण पल में स्टेला अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई हर बात को याद करती है।
धीरे धीरे उसकी उंगलियां लॉक के अंदर घूमने लगती हैं और फिर अचानक एक हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई देती है। तिजोरी खुल चुकी थी। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर रखा सोना चमकने लगता है। हालांकि स्टीव पहले ही उसका कुछ हिस्सा बेच चुका था, लेकिन बचा हुआ सोना भी लगभग $27 मिलियन का था। यह देखकर पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे तुरंत सोने की ईंटों को मिनी कूपर्स में भरना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक स्टीव के 2 बॉडीगार्ड्स मोटरसाइकिलों पर उनका पीछा करते हुए पहुंच चुके थे। तीनों मिनी कूपर्स पूरी रफ्तार से सुरंग के अंदर दौड़ने लगती हैं। पीछे से मोटरसाइकिल सवार गार्ड्स भूखे भेड़ियों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे लगातार गोलियां भी चला रहे थे। लेकिन रॉब कोई साधारण ड्राइवर नहीं था। वह अचानक स्टीयरिंग घुमाता है और एक खतरनाक मोड़ लेता है। अगले ही पल एक मोटरसाइकिल संतुलन खो बैठती है और जोरदार टक्कर के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। लेकिन दूसरा गार्ड अब भी पीछे लगा हुआ था। वह लगातार गोलियां बरसा रहा था। कुछ ही सेकंड बाद तीनों मिनी कूपर्स सुरंग से बाहर निकलकर दिन की रोशनी में पहुंच जाती है। लेकिन रॉब भागने की बजाय अचानक गाड़ी को घुमा देता है और पीछा कर रहा गार्ड संभल ही नहीं पाता। अब टीम को लगने लगता है कि शायद वे बच गए हैं, लेकिन तभी आसमान से एक नई मुसीबत उतरती है। स्टीव का हेलीकॉप्टर। वह किसी शैतान की तरह सीधे उनके ऊपर आ पहुंचता है। अब सड़क और आसमान दोनों तरफ से उनका पीछा किया जा रहा था। हालात तेजी से बेकाबू होते जा रहे थे। लायल लगातार ट्रैफिक लाइट्स बदलकर उनके लिए रास्ता साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर हर जगह उनका पीछा कर रहा था। तभी चार्ली एक खतरनाक फैसला लेता है। वह टीम को अलग अलग दिशाओं में बंटने का आदेश देता है। उसका इरादा साफ था, वह खुद चारा बनेगा ताकि बाकी लोग सोना लेकर सुरक्षित निकल सकें। स्टीव भी चार्ली को अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि अगर टीम का लीडर हाथ लग गया तो बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वह अपनी पूरी ताकत चार्ली के पीछे लगा देता है और इस तरह चार्ली अपने साथियों के लिए कुछ अनमोल मिनट खरीद लेता है। लेकिन अब वह अकेला था और चार्ली भागते भागते एक बड़ी गलती कर बैठता है। तेजी से गाड़ी दौड़ाते हुए वह एक बंद रास्ते में पहुंच जाता है। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। चार्ली तुरंत गाड़ी घुमाकर वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टीव का हेलीकॉप्टर उसके सामने आकर उतर जाता है और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता भी बंद कर देता है। दूसरी तरफ स्टीव के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि आखिरकार उसने चार्ली को पकड़ लिया है, लेकिन वह चार्ली को कम आंकने की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। अगले ही पल चार्ली अपनी मिनी कूपर को पूरी रफ्तार से हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा देता है। जोरदार टक्कर के साथ हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसे मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। यही वह मौका था जिसका चार्ली इंतजार कर रहा था। वह तुरंत वहां से निकल जाता है। अपनी आंखों के सामने शिकार को फिसलता देखकर स्टीव आग बबूला हो उठता है। वह सड़क पर खड़े एक पिकअप ट्रक को जबरदस्ती अपने कब्जे में लेता है और पागलों की तरह चार्ली का पीछा करने लगता है। उधर रॉब, स्टेला और बाकी साथी पहले ही तय किए गए स्टेशन तक पहुंच चुके थे। वे तेजी से अपनी मिनी कूपर्स को ट्रेन के डिब्बे में चढ़ा देते हैं। अब उन्हें सिर्फ चार्ली का इंतजार था। समय तेजी से निकल रहा था और तभी आखिरी सेकंड में चार्ली भी वहां पहुंच जाता है। ट्रेन चलने ही वाली थी। चार्ली बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी सीधे डिब्बे के अंदर घुसा देता है। दरवाजे बंद होने लगते हैं। उसी समय स्टीव भी स्टेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि चार्ली और उसकी टीम जीत चुकी है, लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी था। स्टीव चुपचाप एक दीवार के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। जैसे ही उसने ट्रेन को जाते देखा, वह बुरी तरह घबरा गया। वह किसी भी कीमत पर उस ट्रेन में चढ़ना चाहता था, इसलिए वह स्टेशन के टिकट इंस्पेक्टर को ढूंढता है और उसे रिश्वत देकर ट्रेन रुकवाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इंस्पेक्टर भी चार्ली की योजना का हिस्सा था। कुछ ही पल बाद ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और जो दृश्य सामने आता है उसे देखकर स्टीव की आंखें फटी रह जाती हैं। दरवाजे के भीतर से चार्ली बाहर निकलकर सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। वह स्टीव को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कह रहा हो कि सारी चालाकियों और साजिशों के बावजूद आखिर जीत उसी की हुई है। यह देखकर स्टीव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और सोना वापस मांगने लगता है, लेकिन चार्ली बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि इस बार खेल पूरी तरह उसके नियंत्रण में था। अचानक स्टीव के पीछे 2 बड़े आदमी आ जाते हैं और उसकी गर्दन पर बंदूक तान देते हैं। स्टीव हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये लोग कौन हैं। तभी उसे एहसास होता है कि चार्ली ने उस खतरनाक माफिया बॉस के साथ हाथ मिला लिया है, जिसके रिश्तेदार की हत्या उसने की थी। अब स्टीव पूरी तरह घिर चुका था। फिर भी वह अपनी आदत के अनुसार लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वह किसी तरह खुद को बचा लेगा, लेकिन इस बार चार्ली पहले से तैयार था। उसने पहले ही सोने का एक हिस्सा माफिया बॉस के लिए अलग रख दिया था। यानी अब किसी के पास स्टीव का साथ देने की कोई वजह नहीं बची थी।
स्टीव की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और उसकी सजा सिर्फ मौत थी। दूसरी तरफ चार्ली, स्टेला और उनके बाकी साथी आखिरकार अपना सोना वापस हासिल कर लेते हैं। इसी के साथ ये शानदार हीस्ट और रिवेंज से भरी कहानी यहीं समाप्त होती है।